यूनाइटेड स्टेट, चाइना, जर्मनी और इंडिया, ये चारों कंट्री साल 2025 की टॉप इकोनॉमीज हैं क्योंकि इनकी जीडीपी सबसे ज़्यादा है। लेकिन ये जीडीपी क्या होती है? नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो के साथ, जिसमें आज हम जानेंगे कि ये जीडीपी क्या होती है। तो जीडीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, ये एक तरीका है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि एक देश ने एक साल में अपने देश के अंदर कितनी गुड्स और सर्विसेज बनाई हैं। गुड्स यानी वो चीज़ें जिन्हें हम खरीदते और बेचते हैं, जैसे फल, सब्जियां और अनाज जैसे फूड प्रोडक्ट्स, कपड़े, जूते और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और मशीन और कारों जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, और सर्विसेज यानी कि सेवाएं जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इस जीडीपी से ये पता चलता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी बड़ी है। अगर जीडीपी ज़्यादा है तो उस देश की इकोनॉमी भी ज़्यादा है, यानी वो देश आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में है। जीडीपी से ये भी जाना जाता है कि एक देश की इकोनॉमी कितनी तेजी से ग्रो कर रही है। अगर जीडीपी बढ़ रही है यानी पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ है तो इकोनॉमी ग्रो करेगी। वहीं अगर निगेटिव जीडीपी ग्रोथ है तो इसका मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जो कि मंदी का संकेत हो सकती है। दो देशों की इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए भी जीडीपी का उपयोग किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि किस देश की इकोनॉमी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसकी मदद से पॉलिसीज़ बनाने में भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक जीडीपी की ग्रोथ रेट को देखकर ही अपनी इकोनॉमीज पॉलिसी बनाते हैं। अगर जीडीपी की ग्रोथ ज़्यादा है तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने और टैक्स घटाने जैसे डिसीजन ले सकती है, ताकि डेवलपमेंट और तेज़ी से हो सके। वहीं अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट कम हो या निगेटिव हो तो इसका मतलब है कि देश की इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है। ऐसे में गवर्नमेंट इकोनॉमी कंसिस्टेंट देने के लिए नए उपाय अपना सकती है, जैसे लो इंटरेस्ट रेट और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और सरकारी खर्च को बढ़ाना। इस तरह जीडीपी गवर्नमेंट को ये समझने में मदद करती है कि अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है और किस दिशा में हमें कदम उठाने चाहिए। इन्वेस्टर्स भी जीडीपी को देखकर ही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, क्योंकि हाई जीडीपी वाली इकोनॉमीज में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा सेफ होता है। और हर देश अपनी इकोनॉमी को समझने और उसमें सुधार करने के लिए जीडीपी का प्रयोग करते हैं। किसी एक कंट्री की जीडीपी को कैलकुलेट करते समय उसके रिसोर्सेज, इंडस्ट्रीज, इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एक्सपोर्ट्स को कंसीडर किया जाता है। जीडीपी की शुरुआत 1930 में अमेरिकन इकोनॉमिस्ट साइमन कोजेंट्स ने की थी, और आज जीडीपी एक वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड है जिससे इकोनॉमी की परफॉर्म और ग्रोथ को मेजर किया जाता है। किसी भी देश की जीडीपी कैलकुलेट करते समय बेस ईयर का यूज किया जाता है, जो कि जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए रेफरेंस के तौर पर यूज होता है। भारत में जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए पहले बेस ईयर 2011 से 2012 था, जिसे साल 2026 से 2022 से 2023 में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर बेस ईयर 2011 से 2012 है तो जब हम 2025 की जीडीपी की कैलकुलेशन करेंगे तो हम 2011 से 2012 की कीमतों से तुलना करेंगे, ताकि ये पता चले कि बिना महंगाई के असर को शामिल किए असल में कितना डेवलपमेंट हुआ है। भारत की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस रेस्पॉन्सिबल है। जीडीपी को थोड़ा और बेहतर समझने के लिए इसके कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स को जानते हैं। रियल जीडीपी, ये टर्म बताती है कि एक देश की रियल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, लेकिन इसमें महंगाई यानी इन्फ्लेशन के प्रभाव को हटा दिया जाता है। ये हमेशा एक फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से बेस ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी चीज़ की कीमत पिछले साल 100 रुपये थी और इस साल उसकी कीमत 110 रुपये हो गई है, तो रियल जीडीपी ये दिखाएगा कि असल में वो सामान कितना प्रोड्यूस हुआ बिना कीमत बढ़ने के असर को कैलकुलेट किए। वहीं नॉमिनल जीडीपी करंट मार्केट प्राइसेस पर कैलकुलेट होती है और इसमें महंगाई का असर भी शामिल किया जाता है। यानी अगर इस साल सामान महंगे हो गए हैं तो नॉमिनल जीडीपी में इन महंगी चीज़ों का असर भी दिखाई देगा। जैसे अगर किसी सामान की कीमत पिछले साल 100 रुपये थी और इस साल बढ़कर वो 110 रुपये हो गई है, जिससे नॉमिनल जीडीपी में 10% की बढ़ोतरी दिखाई देगी। और ये बढ़ोतरी सिर्फ कीमतों के बढ़ने की वजह से होगी, ना कि प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से। अब जानते हैं जीडीपी पर कैपिटा का मतलब क्या होता है। तो ये टर्म एक पर्सन के लिए जीडीपी का रेशियो बताती है, यानी पर्सन को उस देश की टोटल जीडीपी में से कितना हिस्सा मिल रहा है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी देश की जीडीपी 1 लाख रुपए है और वहां की पॉपुलेशन 10,000 है, तो जीडीपी पर कैपिटा होगी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10,000 इक्वल टू 10 रुपये, यानी एवरेज हर पर्सन को लगभग 10 रुपये मिल रहे हैं। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उस देश में लोगों की इनकम और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है। अब जानते हैं जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में। तो ये रेट बताती है कि किसी कंट्री की इकोनॉमी किस स्पीड से ग्रो कर रही है। अगर किसी देश की जीडीपी ग्रोथ 5% है तो इसका मतलब है कि उस देश की इकोनॉमी पिछले साल की अपेक्षा
इस साल 5% ज़्यादा ग्रो हुई है। जीडीपी से जुड़ी दो और कॉमन टर्म्स हैं, एनडीपी और एनएनपी। एनडीपी यानी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जीडीपी में से डिप्रिसिएशंस को घटाया जाता है। डिप्रिसिएशंस का मतलब है किसी बिल्डिंग या मशीन का पुराने हो जाने से उनकी कीमतों का घट जाना। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि किसी कंपनी के पास एक मशीन है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है और समय के साथ वो मशीन पुरानी हो जाती है और उसकी कीमत घट करके 90,000 रुपए हो जाती है, तो 10,000 रुपए की कमी डिप्रिसिएशन कहलाएगी। अब जब हम जीडीपी में से ये 10,000 रुपए घटाते हैं तब हमें एनडीपी मिलता है, जो असल में देश के प्रोडक्शन को दिखाता है, जिसमें पुराने सामान के घटने की कीमत का असर नहीं होता। ये केवल देश के अंदर प्रोड्यूस हुए गुड्स और सर्विस को शामिल करता है। इससे हम जान सकते हैं कि देश का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, जो केवल नए गुड्स और सर्विसेज को दिखाता है। और आखिर में है एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट्स। इसमें भी जीडीपी में से डिप्रिसिएशंस को माइनस किया जाता है। लेकिन जहां एनडीपी किसी देश की सीमा के अंदर एक टाइम पीरियड के अंदर जितने भी फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज बनते हैं उनका टोटल वैल्यू है, वहीं एनएनपी में उस देश के सभी सिटीजन्स के द्वारा दुनिया भर में किए गए प्रोडक्शन को शामिल किया जाता है, चाहे वो विदेश में हो। जैसे अगर किसी इंडियन ने विदेश में रह करके पैसा कमाया है तो उसे एनएनपी में शामिल किया जाएगा, एनडीपी में नहीं। इस तरह एनडीपी सिर्फ देश के अंदर का प्रोडक्शन देखता है और एनएनपी उस देश के सभी सिटीजन्स के प्रोडक्शन को ध्यान में रखता है। अब बारी आती है जीडीपी के कैलकुलेट करने के 3 तरीकों को जानने की, जो है एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और आउटपुट मेथड। पहले जानते हैं एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में, यानी खर्च का तरीका। इस मेथड में हम देखते हैं कि लोग गवर्नमेंट और बिजनेसेस में अपना पैसा कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, जिसके लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स। इसमें सी यानी कंजप्शन में वो पैसा आता है जो लोग अपने रोजमर्रा की जरूरतों के लिए खर्च करते हैं, जैसे शॉपिंग में, खाने में वगैरह वगैरह। जी यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग में गवर्नमेंट का खर्च आता है, जैसे रोड्स बनाना, स्कूल बनाना और हॉस्पिटल बनाने में होने वाला खर्चा। आई यानी इन्वेस्टमेंट, बिजनेसेस और लोग जो अपने बिजनेस को बढ़ाने में पैसा लगाते हैं, जैसे मशीनरी खरीदने में। और एन एक्स यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स, जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस होता है। इसे एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट को घटाकर निकाला जाता है। एक्सपोर्ट्स में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें दूसरे देशों में बेचा जाता है और इंपोर्ट्स में वो चीज़ें आती हैं जिन्हें हम दूसरे देशों से खरीदते हैं। अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होता है तो जीडीपी में ऐड होता है, अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा होता है तो वो जीडीपी में से माइनस होता है। अब अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करके किसी देश की जीडीपी को निकालें तो मान लीजिए एक देश का सी यानी कंजप्शन 600 करोड़ रुपए है, जी यानी गवर्नमेंट स्पेंडिंग 200 करोड़, आई यानी इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ और एनएक्स यानी नेट एक्सपोर्ट भी 100 करोड़ है, तो उस देश की जीडीपी होगी यानी सी प्लस जी प्लस आई प्लस एन एक्स इज इक्वल टू 600 प्लस 200 प्लस 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 1000 करोड़, जो ये बताता है कि उस देश में टोटल एक साल में 1000 करोड़ का खर्च किया गया है, जो गुड्स और सर्विसेज की खरीदारी पर आधारित है। अब बात करें जीडीपी निकालने के दूसरे तरीके की, जो है इनकम मेथड या आय का तरीका। इस मेथड के अंदर इकोनॉमी के अंतर्गत जितनी इनकम आई उसे जोड़ते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, प्रॉफिट एक्सेट्रा, जिसका फॉर्मूला ये है कि जीडीपी इज इक्वल टू टोटल इनकम यानी सैलरी, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा प्लस टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन। सैलरी का मतलब है जो पैसा लोगों को काम करने के बाद मिलता है। रेंट यानी घर या ऑफिस के लिए दिए जाने वाला पैसा होता है। इंटरेस्ट बैंक द्वारा दिए गए लोन्स पर दिए जाने वाला पैसा होता है। और प्रॉफिट बिजनेस से होने वाली इनकम पर जुड़ा है। और टैक्स सरकार द्वारा ली जाने वाली फीस होती है। और डिप्रिसिएशन किसी बिजनेस की मशीनरी या एसेट्स के पुराने होने पर होने वाला लॉस होता है। अब अगर मान लीजिए एक देश में टोटल सैलरी और वेजेस 500 करोड़ रुपए है, टोटल रेंट 150 करोड़ रुपए और टोटल इंटरेस्ट 50 करोड़ रुपए, टोटल प्रॉफिट 150 करोड़, टोटल टैक्स 100 करोड़ और टोटल डिप्रिसिएशन 50 करोड़ है, तो उस देश की जीडीपी होगी जीडीपी इज इक्वल टू टोटल इनकम, सैलरी, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा प्लस टैक्स प्लस डिप्रिसिएशन, यानी 500 प्लस 150 प्लस 50 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 50 यानी 1000 करोड़ रुपए। और जीडीपी कैलकुलेट करने का तीसरा तरीका है आउटपुट मेथड यानी उत्पादन तरीका। इस मेथड में ये जाना जाता है कि एक कंट्री में कितना सामान बनाया गया है और किस प्राइस पर बनाया गया है, जिसका फॉर्मूला जीडीपी इज इक्वल टू रियल जीडीपी यानी कांस्टेंट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। यहाँ एक बात और जान लेते हैं कि रियल जीडीपी हमेशा फिक्स्ड प्राइस के हिसाब से बेस ईयर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। टैक्सेस गवर्नमेंट के द्वारा ली जाने वाली फीस होती है और सब्सिडीज गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली छूट या फाइनेंशियल डिस्काउंट होते हैं। इसे समझने के लिए मान लीजिए कि एक देश की रियल जीडीपी 1100 करोड़ रुपए है, टैक्सेज 150 करोड़ रुपए है और सब्सिडीज 50 करोड़ रुपए है।
तो जीडीपी होगी रियल जीडीपी यानी कांस्टेंट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज, यानी 1100 करोड़ माइनस के 150 करोड़ प्लस के 50 करोड़ इज इक्वल टू 1000 करोड़ रुपए। जीडीपी निकालने के इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल अलग अलग पर्पज के लिए किया जाता है, जैसे देश के कुल खर्च का पता लगाने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड का, और देश की टोटल इनकम का पता लगाने के लिए इनकम मेथड का, और देश के टोटल प्रोडक्शन का पता लगाने के लिए आउटपुट मेथड का प्रयोग किया जाता है। जीडीपी की कैलकुलेशन किसी भी मेथड से की जाए पर उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, मगर रियलिटी में इसमें थोड़ा डिफरेंस आ सकता है। तो अब चलिए जीडीपी के इतने सारे फॉर्मूले और फायदे जानने के बाद इसकी लिमिटेशन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। जीडीपी में नॉन मार्केट ट्रांजैक्शन को नहीं गिना जाता, यानी इनमें उन चीज़ों की गिनती नहीं होती है जो मार्केट में नहीं होती, जैसे घर का काम और वायलेंटिटी वर्क्स। इसमें एनवायरमेंटल डैमेज को भी शामिल नहीं किया जाता और इनकम इनक्वालिटी के बारे में भी नहीं पता चलता। इस तरह जीडीपी एक देश की इकोनॉमिक हेल्थ और ग्रोथ रेट को समझने में मदद करती है, लेकिन ये सब कुछ नहीं बताती। तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि जीडीपी के बारे में हमने जितना बताया वो आपको कितना समझ में आया और आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।